कल का आपका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें आपने कहा है कि आप पार्टी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि आप पार्टी के वफ़ादार हैं, लेकिन क्या आप कम्युनिटी के भी वफ़ादार हैं? तो एक सच्चे मुसलमान को क्या बार बार रंग बदलना चाहिए? आप अपने पार्टी के वफ़ादार हैं, रहेंगे, लेकिन आपकी पार्टी क्या आपके लिए वफ़ादार है? बीजेपी की अगली बार सरकार आती है तो क्या 4% रिजर्वेशन जेडीएस के लिए वो छोड़ देंगे? क्या हिजाब का मामला वो आपके साथ रहेंगे? आप उनके साथ रहेंगे, वो आपके साथ रहेंगे? 2024 के आम इंतखाबात बिल्कुल करीब है। ऐसे में कर्नाटक में जेडीएस बीजेपी के साथ अलायंस करने के बाद बहुत सारी तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं। खास करके जेडीएस में बहुत उथल पुथल है। जेडीएस की मुस्लिम लीडरशिप बड़ी तादाद में जेडीएस छोड़ने के ताल्लुक से सोच रही है। कई लोग इस्तीफा दे चुके हैं और सीएम इब्राहिम 16 तारीख को एक खुसूसी इजलास बुलाए हैं जिसमें वो फैसला लेने वाले हैं। बताया जा रहा है कि वो भी पार्टी छोड़ने के ही मूड में है। लेकिन पार्टी की कमान इस वक्त जेडीएस के नेशनल जनरल सेक्रेटरी ज़फ़रुल्लाह खान संभाले हैं। माइनॉरिटीज़ की तरफ से उनका जो बयान है वो काफ़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो पार्टी के वफ़ादार हैं और पार्टी छोड़कर नहीं जा रहे हैं। इस ताल्लुक़ से उनसे बात करने के लिए आज हम उनके पास आए हैं। सर, आपका इस्तकबाल है। सबसे पहला सवाल ये कि आप पार्टी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। किस तरह से पार्टी की जो हालात है इस वक्त बहुत ही मुश्किल में है पार्टी, क्योंकि लगातार जो हार हुई है असेंबली में उसके बाद पार्टी की जो ताकत है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है, और बीजेपी के अलायंस के बाद कहीं ना कहीं मुस्लिम तबका जेडीएस से किनारा कश होता जा रहा है। ऐसे में मैक्सिमम जो मुस्लिम लीडरशिप है वो इस्तीफ़ा देने पर आमादा है। आप जो हैं, कल का आपका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें आपने कहा है कि आप पार्टी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि आप पार्टी के वफ़ादार हैं, लेकिन क्या आप कम्युनिटी के भी वफ़ादार हैं, जिस कम्युनिटी हमेशा बीजेपी के ख़िलाफ़ रही है और आप ख़ुद कई बार जो है बीजेपी के ख़िलाफ़ बयान देते रहे। आज उसी बीजेपी के लिए आप वोट मांगेंगे इलेक्शन में? पहले आपका सवाल का जवाब कि पार्टी कमज़ोर है। आपने वो हॉस्पिटल में मॉनिटर देखे होंगे जो नीचे ऊपर होते रहता है, कभी नीचे कभी ऊपर हो रहा है, मतलब पेशेंट ज़िंदा है। अगर वो लाइन सीधी हो गई तो समझो पेशेंट ख़त्म। तो पार्टी जब चल रही है तो कभी नीचे होता कभी ऊपर होता है। तो इसमें नीचे आई तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी मज़हब को, कोई भी कौम को, किसी कोई फ़िरक़े को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऊपर जाती है तो घमंड या मगरूरी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब आपके स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि हमारी पार्टी आज भी ज़िंदा है। और रहा दूसरा सवाल आपका, आप इकट्ठा 4 सवाल पूछेंगे तो मैं जवाब देने में शायद कंफ्यूज हो जाऊंगा। एक एक आप 1000 सवाल कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला मैं जवाब दूंगा। दूसरा सवाल आपका ये था कि मैंने जो स्टेटमेंट दिया हूँ उसमें मैंने ये कहा कि मैंने पार्टी का वफ़ादार हूँ। तो एक सच्चे मुसलमान को क्या बार बार रंग बदलना चाहिए? अगर मैं एक मुसलमान होने के नाते धोखेबाजी करते रहूँगा, रंग बदलते रहूँगा, सिर्फ वक्त का फ़ायदा उठाते रहूँगा, तो मुसलमान की क्या यही पहचान होना चाहिए? नहीं, मैं मेरे कौम की पहचान पे धब्बा लगाने के लिए राज़ी नहीं हूँ। इसीलिए मैंने ये फ़ैसला किया कि जहाँ मैं हूँ कुछ फ़ायदा हासिल करने के लिए नहीं, कौम की भलाई, बहबूदी और दूर अंदेशी को देखते हुए मुझे ये स्टेटमेंट देना पड़ा कि मैं पार्टी का वफ़ादार था, वफ़ादार हूँ, वफ़ादार रहूँगा। अगर एक ज़फ़रुल्लाह ख़ान किसी को धोखा देता है, इसका मतलब वो सिर्फ ज़फ़रुल्लाह ख़ान नहीं, इसका धब्बा पूरी कौम पे लगने का डर है। तो मैं कौम को बदनाम नहीं करने के मकसद से तो मैंने अपनी वफ़ादारी को और अपनी ईमानदारी को जताया। लेकिन ज़फ़रुल्लाह साहब, ये बताएं, आप अपने पार्टी के वफ़ादार हैं, रहेंगे, लेकिन आपकी पार्टी क्या आपके लिए वफ़ादार है? जो पार्टी ख़ुद को सेकुलर कहती है, और पूरे हिंदुस्तान में शायद जेडीएस ही एक ऐसी पार्टी है जो अपने नाम के साथ सेकुलरिज़म लगाती है। वो पार्टी एक कम्युनल पार्टी के साथ हाथ जोड़ रही है जो हमेशा से मुसलमानों के ख़िलाफ़ बयानबाजी, कर्नाटक की अगर बात करें 4% रिज़र्वेशन को ख़त्म करने की कोशिश, और मुख्तलिफ़ किस्म की हलाल, हिजाब, मुख्तलिफ़ किस्म के जो इश्यूज़ हैं उससे मुसलमान कहीं ना कहीं नाराज़ हैं। आप भी उसी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहे इलेक्शन से पहले तक। क्या आप उसी पार्टी के, जिस पार्टी के ख़िलाफ़ बोलते रहे, आगे उसी पार्टी के वोट मांगेंगे आप बीजेपी के लिए? मुझे पहले ये बता दें इसका डेफिनेशन क्या है, सेकुलर क्या होता है और कम्युनल क्या होता है। हमारे मुल्क में हमारे अपनी कॉन्स्टिट्यूशन है। जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान के साथ साथ जो चलता है, उसको मान के जो चलता है वो सेकुलर कहलाता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ के जाता है
वो कम्युनल भी हो सकता है, वो आतंकवाद भी हो सकता है, वो देशद्रोह भी हो सकता है। जो तो हमारी पार्टी के जो सिद्धांत है, हमारे श्रीमान देवेगौड़ा ने जो उसूल जो लेके चले सारी ज़िंदगी, उनके उसूलों के तहत यहाँ कम्युनलिज्म कहाँ नज़र आ रहा है, ये मैं सवाल करना चाहता हूँ। अगर आप ये कहते हैं कि कम्युनल फोर्सेस के साथ क्यों हाथ जोड़े, तो मुझे सेक्युलर का मीनिंग बता दे। ऐसी कौन सी पार्टी है जो हमारी कौम मुसलमानों के साथ में छाती ठोक के बोला हो कि बोले हम मुसलमान के साथ खड़े हैं? जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, हिंदुस्तान की कोई पार्टी ने कभी हमारी मुसलमान कौम का फेवर किया नहीं। बल्कि अगर थोड़ी बहुत अगर किसी ने आवाज़ उठाई, जैसे कि आपने कहा हिजाब के बारे में, बीफ के बारे में, 3 तलाक के बारे में, वह ये 1 नेशन 1 वोट के बारे में, हिंदू राष्ट्र के बारे में अगर मुखालिफत की, तो ये कुमारस्वामी और देवेगौड़ा ने किए थे, क्योंकि वो टोटली मुसलमानों के फेवर में खड़े थे देवेगौड़ा जी। बल्कि आज भी खड़े हैं, चाहे वो हुबली मैदान का लफड़ा क्यों नहीं होगा। ऐसे कई मसाइल थे जिसको श्रीमान देवेगौड़ा ने ऐसे मसलों को हल किए। 4% की जो आप बात कर रहे, वो बोलते हैं कि मोइली ने सोचा था सपने में रात को, सुबह उठ के भूल गए। वो बात नहीं है। जो इम्प्लीमेंट किया, जिसने दस्तखत किया है, उसका नाम ले हैं, वो हैं श्रीमान देवेगौड़ा, जो मुसलमानों को दिए थे। तो खैर, ये जमातें तो निकाल दिए, तो मैं उस मुद्दे पे अभी जाना नहीं चाहता हूँ, उसके लिए तो अभी वक्त बाकी है। आप कह रहे थे सेक्युलरिज्म एंड कम्युनलिज्म, आज कौन सी पार्टी को आप सेक्युलर बोल के एक लेबल लगाना चाह रहे हो? मेरे को उस पार्टी का नाम बोलो, मैं फिर उस पार्टी का पूरा इतिहास बोलूँगा। नहीं, मैं तो जेडीएस का ही नाम बोलूँगा, क्योंकि जेडीएस एक सेकुलर पार्टी थी कल तक, जब तक कि बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाई थी। अब क्या होगा आगे? क्योंकि जो जेडीएस के लीडरान, आप भी खुद जो है बीजेपी के साथ, हमेशा बीजेपी के खिलाफ रहे हैं। 4% रिजर्वेशन को आप क्या करेंगे? अगर बीजेपी की अगली बार सरकार आती है तो क्या 4% रिजर्वेशन जेडीएस के लिए वो छोड़ देंगे? क्या हिजाब का मामला वो आपके साथ रहेंगे, आप उनके साथ रहेंगे, वो आपके साथ रहेंगे? देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि एक वक्त पे जब बाबरी मस्जिद का डेमोलिश हुआ 1992 में, तो सारी पार्टियां आगे पीछे हो रहे थे, हमने नहीं तोड़ा, तुमने नहीं तोड़ा। उस टाइम में सीना ठोक के सामने आई थी शिवसेना। पूरे देश के अंदर अगर कोई कम्युनल फोर्सेस थी तो वो थे शिवसेना। आज शिवसेना का अलायंस कांग्रेस के साथ में है, तो आप किस पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, किसके उसूलों की बात कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक ये पॉलिटिक्स है, एक सिर्फ अपनी मुफाद परस्ती होती है इसमें। सब लोग इख्तिदार में आना चाहते हैं, इख्तिदार में आके कुछ ना कुछ खिदमत अंजाम देना चाहते हैं। हर किसी का मकसद तो यही रहता है। और रही बात बीजेपी के साथ हम जो चले गए, बड़ा गुनाह कर दिया आप लोगों को लगता है, तो हमने कोई पाकिस्तान की या बांग्लादेश की पार्टी से हाथ नहीं मिलाए हैं, हमने इस मुल्क की पार्टी से हाथ मिलाए हैं। अगर कल को इख्तिदार में आते हैं, तो जब शिवसेना बदल के सेकुलर फोर्सेस के साथ हो सकती है, तो हो सकता है देवेगौड़ा जी के अखलाक देख के बीजेपी की अपनी पॉलिसी बदल जाए। सुबह का भूला शाम को आता, तो उसको भूला नहीं बोला जाता। हो सकता है उनमें सेक्युलरिज्म आ जाए। ये सब तो एक चुनावी खेल है। उस चुनाव आने तक तो कितने लोग, कितने रंग बदलेंगे, कितने पार्टियां अपने स्टेटमेंट्स को बदलेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसका नाम है सियासत। लेकिन जब शिवसेना और कांग्रेस का इश्तराक हुआ था, उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कहा था कि वो सेकुलर हैं। सेकुलर का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया था। क्या बीजेपी ने भी इस तरह का कुछ वादा किया है आपसे कि वो भी सेकुलर बनेंगे? वादा किया है या नहीं किया है, इस दरमियान तो मैं नहीं हूँ। लेकिन आपकी आइडियोलॉजी है। तो आ सकता ना, ना उम्मीद क्यों हो रहे आप लोग? असर तो आ सकता है भाई। सबको आप लोग बोल देंगे कि तू बुरा, तो वो पूरी तरह बुरा ही हो जाएगा। अगर बुरा भी अच्छे की संगत करता है, तो हो सकता है कि वो भी भला बन जाए। नहीं, बिल्कुल। ये बताइए कि जो ज़फ़रुल्लाह खान इलेक्शन में, जो ज़फ़रुल्लाह खान की जो कम्युनिटी को 4% रिजर्वेशन ख़त्म करी बीजेपी, और हिजाब का मामला आपने देखा होगा इंटरनेशनल लेवल पर तक गया था, हिजाब ख़त्म कर दिए थे, हलाल मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ां पर मसाइल आए थे, ये सारे आपके कम्युनिटी पे जुल्म हुआ है। तो उस जुल्म को आप अपने कम्युनिटी को क्या जवाब देंगे? मेरी कम्युनिटी को मैं इतना ही बोलता हूँ, ऑप्शन क्या बचा हमारे पास? कांग्रेस इंडिया जब बनाई, नीतीश को लेके बनाई, ममता बनर्जी को लेके बनाई, उद्धव ठाकरे को लेके बनाई, ये लोग सब तो बीजेपी से हाथ मिलाए हुए लोग थे। उनको लेके जब इंडिया बना सकते हैं, तो हमारी पार्टी को क्यों नहीं इनविटेशन दिया गया?
यानी कि हमको मजबूर किया गया कि तुम जाओ उनसे हाथ मिलाओ। तो हमारी थर्ड पार्टी को अगर हम लोग को स्टेट में बचा के रखना है तो जाहिर है हमको किसी से ना किसी से हाथ मिलाना था। जब ये पार्टी जब हमारे से हाथ मिलाने के लिए राज़ी नहीं है तो और हमारे पास मजबूरी में ऑप्शन क्या बचा? तो हमने उनके इख्तिदार में तो आना तो हमारी पार्टी को भी है, वरना क्या करेंगे? पूरी कौम को मुसलमान को लेके जाके एक ही पार्टी की गोद में बिठा दोगे, सारे अंडे एक ही बास्केट में रख दोगे। वहाँ तो वो ओवरलोड हो गया। वो आप लोग नहीं देखे, वो जब अमेरिकन फ़्लाइट उड़ रही थी तो वो पठान लोग पूरे लटक के जा रहे थे अफ़गानिस्तान में। उस तरीक़े से इतनी भीड़ जमा कर दो कि कांग्रेस पार्टी में कि सारे लटकते रहे हुए हवा में, ये बेवकूफ़ी हो जाएगी। तो मुसलमान कौम को दानिशमंद बनना चाहिए, दूरअंदेशी का ख्याल रखना चाहिए और बटे रहेंगे। अच्छा चलो, कांग्रेस पार्टी में सबके सब जाके इकट्ठा हो जाएंगे तो सवाल उठाएगा कौन? मुसलमानों के मुद्दों पे पूछेगा कौन? नहीं, ये ज़रूरी नहीं कि आप कांग्रेस के साथ ही जाएं, लेकिन आपकी जो आइडियोलॉजी जो है, आपकी जो पार्टी की आइडियोलॉजी है, वो कैसे बदल सकती है? आज तक देवेगौड़ा जी अपनी आइडियोलॉजी से हटे ही नहीं है। लेकिन कुमार स्वामी देखिए, अगर उनको कुमार स्वामी के दिल को तकलीफ हो के कोई स्टेटमेंट आगे पीछे हुए हैं तो इसके ज़िम्मेदार कौन? इसकी ज़िम्मेदार कोई और नहीं, हमारी अपनी कौम के कुछ चंद ज़िम्मेदार हैं जिन्होंने उनको उस तरीके की चोट दी है। लेकिन उनको 18,000 वोट से जिताया भी है। उनको एक जगह तो जिताए हैं और पूरे स्टेट में तो हराए हैं। जब पूरी तरह आदमी नाउम्मीद हो जाता है तो और क्या बात कर सकता वो? देखिए, जब मुसलमान बीजेपी जेडीएस के साथ नहीं जा रहे थे तो मुसलमानों का ये था कि कुमार स्वामी कभी भी बीजेपी के साथ हाथ मिला सकते हैं, इससे पहले भी मिला है, आगे भी मिला सकते हैं, इसी वजह से उन्हें वोट नहीं दिया जाना चाहिए। और वो साबित किया उन्होंने। अब साबित किया उन्होंने। अच्छा, अब क्या रास्ता है मुझे बताओ। लेकिन कुमार स्वामी ने साबित, मैं भी हट जाता हूँ, दूसरे भी हट गए, सारे हट गए, बाद में क्या एक की जगह दो दुश्मन बनाएंगे बेवकूफ़ लोग? ये सरासर बेवकूफ़ी है। नहीं, सवाल आपके हटने का नहीं है, सवाल है देवेगौड़ा की आइडियोलॉजी का जो सेकुलरिज्म पर निर्भर है। देवेगौड़ा की, जब तक देवेगौड़ा जी जिंदे हैं उनकी आइडियोलॉजी, उनके उसूल उनके साथ में है, वो साथ में रहेंगे, ये उम्मीद मुझे भी है। अलायंस के ताल्लुक से देवेगौड़ा ने क्या ऑब्जेक्शन नहीं किया? क्या आपने कुछ ऑब्जेक्शन किया इस ताल्लुक से? अलायंस मतलब मैं एक मुसलमान, ठीक है, ये तो आप भी जान रहे, दुनिया जानती है। मेरे कई हिंदू दोस्त हैं, तो क्या मैंने इस्लाम छोड़ के मूर्ति पूजा शुरू कर दिया? नहीं, मेरा ईमान मेरे साथ में है। दोस्त मिले, ये हिंदू भी हो सकते हैं, क्रिश्चियन भी हो सकते हैं, बुद्धिस्ट भी मेरा दोस्त हो सकता है। हमने अलायंस किया है, पार्टी को मर्ज नहीं किया है, धर्म परिवर्तन नहीं किया है। हमने हमारे उसूलों को छोड़ के उनके उसूल, उनके कंडीशंस को अडॉप्ट नहीं किया है। उनकी पार्टी की आइडियोलॉजी उनके साथ में है, हमारी पार्टी के उसूल और आइडियोलॉजी हमारे साथ में है। हम कहाँ उनके रंग में रंगे जाने वाले? अगर 2024 में पीएम मोदी दोबारा पीएम बनते हैं तो अगर वन नेशन वन इलेक्शन की कॉन्सेप्ट आता है तो उसे एक्सेप्ट करेंगे आप? ये बात बहुत दूर की है। ये छोटा मुल्क नहीं है, ये आपका इजराइल और गाज़ा की बात नहीं है। ये एक भारत है, ये भारत बहुत बड़ा है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है और यहाँ ना जाने कई हज़ारों भाषाएं हैं, कई सौ ज़ातें हैं, कई हज़ारें ज़ातें हैं। ये सब एक होना, वो सब बहुत दूर की बात है। अफवाहों की बातों की अगर आप दूर की लॉजिक, कल क्या होएगा, अगर आप ये सोच रहे हैं आने वाले 100 साल में क्या होएगा, कौन सा राष्ट्र बनेगा, किसका क्या बनेगा, मेरे को कल का पता नहीं है, तो मैं उतनी दूर की भविष्यवाणी कैसा करूँ? मैं, वो वक्त बताएगा। वो वक्त पे अगर ज़िंदा होएगा तो ज़फ़रुल्लाह खान का रोल उस वक्त क्या होएगा वो दुनिया देखेगी। कॉमन सिविल कोड पर क्या करेंगे? सर, सारी बातों के ऊपर मैं एक ही जवाब देता हूँ, कल का पता नहीं है। ज़िंदा रहूँगा तो मैं अपने उसूलों पे रहूँगा और अपना जवाब दूंगा। देखिए, किसी भी पार्टी का जो प्रेसिडेंट होता है वो को बहुत अहमियत होती है उस पोस्ट पे। आपके पार्टी प्रेसिडेंट खुद पार्टी छोड़ने पर सोच रहे हैं। 16 तारीख के मीटिंग में मुमकिन है कि वो भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दें। अगर ऐसा होता है तो जेडीएस को बहुत बड़ा झटका पहुंचेगा इससे। आपने कहा मुमकिन है, हुआ तो नहीं है ना। जब हो जाएगा, वो जब नहीं थे, कौन थे वहाँ पे पार्टी में? जब चंद लोग छोड़ के कांग्रेस में चले गए, उस वक्त तो ले दे के 1-2 आदमी थे, जिसमें से मैं एक था। फिर भी 40 सीट तक जीत के आए थे ना हम लोग। किसी की, देखिए, पार्टी जो है एक ट्रेन की तरह है और हमारे जैसे लीडर मुसाफिर होते हैं जो चढ़ते रहते हैं, उतरते रहते हैं। किसके चढ़ जाने से स्पीड डबल नहीं हो जाती है,
किसके उतर जाने से स्पीड स्लो नहीं हो जाती है। ट्रेन अपनी जगह चलते रहती है, पार्टियां चलते रहते हैं। किसके आने से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है और ना ही किसके जाने से कहीं फ़र्क पड़ने वाला है। पार्टी अपनी जगह अपना मुकाम पे रहती है। अच्छा, ये बताएं कि सीएम इब्राहिम साहब के पार्टी में शामिल होने से आपकी स्पीड में कमी आई है, क्योंकि आप सिर्फ 19 सीट जीते हैं। मैं किसी पे तोहमत लगाना नहीं चाहता। जब कोई एक नतीजा आता है, कोई एक अंजाम होता है, तो उसमें ये पार्टी का मतलब ये है कि एक आदमी को ना उसका जिम्मेदार ठहराया जा सकता, ना ही एक आदमी को उसका क्रेडिट दिया जा सकता। अच्छा, ये एक सवाल ये ज़फ़रुल्लाह खान नाकाम हुए हैं जेडीएस को कम्युनल पार्टी के साथ हाथ मिलाने से रोकने के लिए। इनकार। क्यों आपने कोशिश ही नहीं की? नहीं नहीं, क्योंकि मैं यहाँ था नहीं, मैंने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। फ़ोन आए थे, मैंने अटेंड नहीं किया, लापरवाही किया मैंने। मैं जब उसको रिस्पॉन्स किया उस वक्त तो सब कुछ हो चुका था। आप नेशनल सेक्रेटरी हैं, नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, आप नहीं थे, आपके प्रेसिडेंट को पता ही नहीं है। जेडीएस में हो क्या रहा है? अभी देखिए, लोकल में रह के प्रेसिडेंट को पता नहीं बोले तो उनके इस स्टेटमेंट से मैं सहमत नहीं हूँ। उन्हें सब बात का पता होना चाहिए। अब पता नहीं उनके भी दरमियान क्या बातें हुई हैं, मैंने उसकी तफसील में गया नहीं है। रही बात मेरा स्टैंड पूछा गया तो मैंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि भाई सारे अंडे एक ही बास्केट में रखना बेवकूफ़ी होती है। जब तक आपोजिशन नहीं रहेगा, आपोजिशन रहेगा तो जो लोग पोजीशन में हैं वो लोग बराबर की इंसाफ करेंगे, वरना वो लोग भी मनापली और मनमानी शुरू कर देंगे। फिर पूछने वाला कौम के लिए कोई नहीं रहेगा। इसके लिए मैं सोचा कि अगर मैं इस मंच पे खड़ा रह के आवाज़ उठाऊंगा तो मेरे सवालों के जवाब में मेरी कौम की भलाई बेबूदी होएगी। ये सोच रखते हुए मैंने यहीं रहने का फ़ैसला किया हूँ। ये मेरा फ़ैसला। मैं अपना फ़ैसला करने से पहले कई मुखलिस हजरात, कई दानिशमंदों को, कई उलमा इकराम से मैंने सबसे रब्ता कायम किया और सबसे सलाह मशवरा किया। उसके बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि मुझे यही बेहतर होएगा, मुझे यही करना चाहिए। देखिए, जब पार्टी का अलायंस हुआ है तो आने वाले 2024 के इलेक्शन में तकरीबन आपकी पार्टी अलायंस हुई है तो 2 से 3 सीटें आपको हो सकता है शेयरिंग में मिल जाए या उससे ज़्यादा भी मिल जाए, लेकिन मेजॉरिटी सीट जो है तकरीबन 20 से ज़्यादा सीट बीजेपी खड़ा करेगी, जिसके लिए आपको कैंपेन करना पड़ेगा। वक्त बताएगा। हमारी पार्टी का अलायंस झांझा है, उतने की जिम्मेदारी तो मैं लेना ही पड़ेगा, मुझे करना ही पड़ेगा। बाकी मैं इंसान हूँ, मैं कोई मशीन थोड़ा हूँ, यानी तो कोई वो क्या बोलते हैं रूप अवतार तो नहीं हूँ ना कि मैं सारा पूरा स्टेट में भटकते रहूँगा मेरी आत्मा को, मेरी रूहानी को लेके। ऐसा तो नहीं हो सकता। जितनी मेरी क्षमता है, जितनी मेरी ताकत है, उतना मैं काम करूँगा। जहाँ जहाँ मेरा दिल गवारा करे, जहाँ तक मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त है, उतना काम तो मैं करूँगा। अच्छा, ये बताइए, आप हमेशा अपने तकरीरों के लिए जाने जाते हैं, हमेशा आप बेटोक बोलते भी हैं कि जब भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स आते हैं तो आप उसे डिफेंड भी करते रहें। अगर आने वाले चुनाव में अगर बीजेपी के कोई लीडर मुस्लिम मुखालिफ बयान देते हैं तो क्या आप बहैसियत जेडीएस के नेशनल जनरल सेक्रेटरी उसे कंडम करेंगे, उस बयान को आप जवाब देंगे? कल ज़लज़ला आ गया तो क्या करूँगा? कल ये बिल्डिंग गिर गई तो क्या करूँगा? वक्त पे जवाब दिया जाएगा। पहले से नेगेटिव सेटिंग क्यों? पहले से नेगेटिव थिंकिंग क्यों? जैसा ये हिम्मत रहना चाहिए। मर्द वो नहीं होता जो मैदान छोड़ के भाग के डायलॉग बाजी करता हो। मैदान में डट के खड़ा हूँ, इसी मैदान में खड़ा रह के लड़ूंगा मेरी कौम के हुकूक़ के लिए। ये ज़फ़रुल्लाह खान की सोच है। ये नहीं कि मैदान छोड़ के मैं रंग बदलते फिरूं। नो, मैं अपना कोई ज़ाती फ़ायदा लेना नहीं चाह रहा हूँ। अगर ज़ाती फ़ायदा लेना होता तो मेरे लिए भी मौके हज़ार थे, लेकिन मैंने सारे मौक़ों को ठुकरा दिया। मैं अपनी लड़ाई लड़ना चाहता हूँ इस मंच पर रह के, जहाँ से अगर जो मेरी कौम को जो शक पैदा हुआ है वही फील्ड पे खड़ा रह के मैं अपने हक़ों के लिए लड़ते रहूँगा और मेरी कौम के हक़ों के लिए लड़ते रहूँगा। रही बात स्टेटमेंट देने की, सिर्फ स्टेटमेंट देने की बात नहीं है यहाँ पे हक़ दिलाने की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, इस ताल्लुक से देवेगौड़ा साहब का क्या कहना है? जो अलायंस हुआ है उस ताल्लुक से आपकी बातचीत हुई होंगी? बातचीत हुई, बहुत सारी डीप में बातचीत हुई। उन्होंने भी उनका दर्द जाहिर किया। उन्होंने बताया मुझे
कि सारी ज़िंदगी मैंने सेक्युलरिज्म के साथ में मैंने मुसलमानों का हाथ पकड़ के लेके चला। आज जितने भी सियासतदान हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, चाहे वो बीजेपी में हो चाहे वो कांग्रेस में हो, ये सब मेरे प्लेटफॉर्म की पैदावार है। सब लोगों ने मुझे मेरे साथ में मेरा हाथ छोड़ दिया, मेरे साथ में गद्दारी कर दिया। ज़फ़रुल्लाह खान, तू बता, तू भी मुसलमान है, तू क्या बोलना चाहता है? जब मैंने ये कहा कि मैं उन मुसलमानों में से नहीं हूँ जो कि गद्दारी किए या नहीं किए, किस वजह से गए, मैं वो जानना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं एक अच्छा मुसलमान हूँ। आपने मुझ पर भरोसा करके गलती नहीं किया, ये मैं साबित करूँगा ताकि मेरी कौम का वक़ार और इज़्ज़त बरकरार रहे। लेकिन ज़फ़रुल्लाह मैंने फैसला किया। ज़फ़रुल्लाह साहब, एक बात गलत है, क्योंकि आप गद्दारी जिसे कह रहे हैं, मुसलमान छोड़ के जा रहे हैं इसलिए कि कम्युनल पार्टी के साथ अलाइंस हुआ है, वो जानबूझकर नहीं जा रहे हैं या किसी लालच में नहीं जा रहे हैं। भाई अलायंस तो आज की बात है, मैं ज़माने की बात कर रहा हूँ। जब से जनता दल पैदा हुई, सारा प्रोडक्ट यहीं से तो जनता दल से तो पैदा हुआ। वो लोग सब क्यों छोड़ के गए, मैं उसके बारे में जिक्र ही नहीं कर रहा हूँ। मेरा रोल जितना है कि एक मुसलमान वफादार, सब गद्दार नहीं है, एक तो वफादार, ये साबित करना मेरा रोल था, जो मैं कर रहा हूँ। ख़त्म हो गई बात। जो लोग छोड़ कर गए हैं, अभी अभी की बात कर रहा हूँ, जो अलायंस के बाद छोड़ रहे हैं, उनका कहना है कि पार्टी ने मुसलमानों के साथ गद्दारी की है। 8% वोट जेडीएस को मिला है, इसके बावजूद वो बीजेपी के साथ अलायंस करी है। कब बैलेंस किया? ये बोलता कौन है? उसका नाम बोलो। चलो चलो, उसका नाम बोलो। ये बोलता कौन है? नहीं, नहीं, खुल के आप बोलो ना। जनरल पब्लिक नहीं, कौन सा लीडर बोल रहा है? जनरल पब्लिक को छोड़ दो। 1001 बात, एक लीडर का नाम बोलो। कौन बोल रहा है कि बोले बीजेपी के साथ? अवाम का कहना है कि बीजेपी की जो अलायंस है। भाई अवाम का एक लीडर तो होएगा, उस लीडर का नाम तो बोलो। क्यों दोष देते हो यार किसी और को? खुद जो गलतियां की उसका एहसास करें ना लोग। ये नहीं कि वो आज तुम कहीं सेफ खीमे में पहुंच गए तो उंगलियां उठाओगे। अरे भाई, तुमने क्या पीछे करतूतें किए उसको तो एक बार पलट के देखो। कम से कम अच्छे वक्त में भी ज़फ़रुल्लाह खान वही था, बुरे वक्त पे भी वहीं खड़ा है, और वहीं खड़ा रह के वही मैदान पे लड़ेगा, भागेगा। नहीं, बिल्कुल आपका स्टैंड क्लियर है, आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी बता दिया है। लेकिन जो 8% वोट जो जेडीएस के साथ हैं, वो भी तो अहमियत के हामिल हैं। जो 8% लोग आपको वोट दिए हैं, उन लोगों का भी कुछ वर्चस्व है, उन लोगों के भी डिमांड्स हैं। 8% वोट को आप कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? मैं कहाँ नज़रअंदाज कर रहा हूँ? मैंने कहा आपको, शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है। मैंने साफ अल्फाजों में कहा कि मैंने सारे दानिशमंदों से बात की, मुखलिस हजरात से बात की, उलमा इकराम से बात की, सब समझदारों से बात किया। तो क्या सारी हर कोई रास्ते में जाने वाले से पूछ के फैसला करेंगे? कुछ चंद चुने गिने लोगों से पूछा जाता है जो हमारे से ज़्यादा ज़हनियत रखते हैं, उनसे सलाह मशवरा करके मैंने फैसला लिया। अच्छा, 16 तारीख के सीएम इब्राहिम की मीटिंग में क्या आपको भी बुलाया गया? अब तक तो मुझे कोई ऐसा इनविटेशन नहीं है, मुझे कोई फ़ोन नहीं आया है। अगर आएगा तो भी मुझे जाना है या नहीं जाना है, वो वक्त के ऊपर का डिसीजन होएगा, क्योंकि मैं नेशनल लेवल पे रहता हूँ। वो स्टेट लेवल प्रेसिडेंट की अगर कोई एक मीटिंग है, अगर वो बुलाना चाह रहे तो ठीक है, अगर नहीं बुलाना चाह रहे तो भी ठीक है, मेरा जाना ज़रूरी नहीं। जब श्रीमान देवेगौड़ा मेरे प्रेसिडेंट जब कोई मीटिंग करते हैं तो उनका जब ऑर्डर आता है जाना हो तो मुझे जाना मेरी मजबूरी होती है। अच्छा, एक आखिरी सवाल। इन दिनों देखा गया है कि HD कुमार स्वामी का जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल बदला सा लग रहा है। मुसलमानों के ताल्लुक से उनका जो रवैया है वो भी थोड़ा अलग सा लग रहा है। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेगौड़ा जब माइनॉरिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल करे तो उन्होंने कहा, आप माइनॉरिटी मत बोलिए, तमाम लोगों के लिए बोलिए। मतलब कहीं ना कहीं एक लफ्ज़ माइनॉरिटी से उनको क्या कुछ नाराज़गी हुई है? क्या मामला है उनका? मैं किसी के दिल में तो पूरी तरह झाँक के तो नहीं देख सकता कि मैं दावा करके बोलूँ। अगर उनको ज़ख़म पहुंचा होएगा तो ये चोट पहुंचाने में कौन ज़िम्मेदार है, ये एक लंबी कहानी है। जैसा इलेक्शन नज़दीक आएंगे ना, ये सब पोल खोलूँगा मैं कि ये चोट इस हद तक ज़ख्मी होने के लिए ज़िम्मेदार कौन, वो वक्त बताएगा। अभी इस बात की चर्चा करने के कोई माने नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी वक्त दिया। ज़फ़रुल्लाह खान साहब अपने बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, हमेशा से वो क्लियर रहे हैं किसी भी स्टैंड के लिए। देखना होगा, काफ़ी रोमांचक इलेक्शन रहेगा 2024 में। जेडीएस के न सिर्फ ज़फ़रुल्लाह खान साहब बल्कि जेडीएस के तमाम लीडरान जो बीजेपी के कामों पर हमलावर हुआ करते थे, जो बयान दिया करते थे, क्या 2024 के इलेक्शन में किस तरह से वो बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। काफ़ी दिलचस्प इलेक्शन हो सकता है। बहरहाल सीएम इब्राहिम साहब जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं जेडीएस के, उनका भी स्टैंड क्लियर नहीं हुआ है। 16 तारीख के मीटिंग में उनका स्टैंड क्लियर होगा। वो जेडीएस
जेडीएस में रहेंगे या पार्टी छोड़कर किसी और पार्टी में जाने वाले हैं, ये भी वो फैसला 16 तारीख के मीटिंग में करने वाले हैं। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।